तो साथियों, यूरोप के 5 देशों ने रूस के राष्ट्रपति पर आरोप लगाया है कि इन्होंने आज से 2 साल पहले लैब में नवल्नी के शरीर के नमूनों की जांच में यह पता लगाया कि एपीबेटिडिन नाम का एक जहर था जो नवल्नी को दिया गया था। यह जहर एक मेंढक, जो कि डार्ट मेंढक है, जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, उससे निकलता है। तो आरोप है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड का कि यूरोप के लैब में उन्होंने पता लगाया। कब से कैसे पता लगाया? नवल्नी के सैंपल्स की जांच करके कि एपीबेटिडिन नाम का जहर उनके शरीर में था। यहां पर 2 बड़े प्रश्न हैं। पहला, लैब में जो जांच हुई है यह यूरोप में हुई है, नवल्नी मरे रूस में थे। रूस का पहला आरोप ही यह है कि तुम लोगों के पास सैंपल पहुंच कैसे गया। तुम्हारे यहां की 2 इंडिपेंडेंट लैब्स ने यह अनाउंस किया है कि उनको एपीबेटिडिन नाम का जहर दिया गया था, लेकिन नवल्नी तो रूस में था, रूस के अंदर भी आर्कटिक जेल में था, इतनी कठोर जेल में था कि वहां परिंदा पर नहीं मार सकता। तुम्हारे पास सैंपल पहुंच कैसे गया? तुमने इस बारे में कैसे कह दिया? खैर, लेकिन इन देशों का आरोप यह है कि रूस के पास जहर देने का साधन, उसका मकसद और मौका तीनों थे, इसीलिए यह जहर उन्होंने दिया होगा। बोले जो उसके सिम्टम्स हमारे पास पहुंचे थे, उनको देखकर लगता है कि इन्होंने नवल्नी को एपीबेटिडिन नाम का जहर दिया था। यह जानकारी रूस के खिलाफ केमिकल वेपन कन्वेंशन को तोड़ने के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले डार्ट मेंढकों की त्वचा में पाया जाने वाला यह जहर व्यक्ति को पहले लकवाग्रस्त करता है, उसके बाद में व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है और फाइनली दर्द से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। यह जानकारी है साहब। अब सवाल है कि नवल्नी की कहानी क्या है। साथियों, नवल्नी पेशे से वकील थे, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पुतिन के सबसे बड़े विपक्षी माने जाते थे। पुतिन सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के इनके द्वारा आरोप लगाए गए थे। इनके विरोध प्रदर्शनों की और इनके द्वारा किए गए कार्यों की एक अपने आप में बड़ी फहरिस्त है कि कैसे इन्होंने पढ़ाई लॉ में की, कैसे एक लिबरल पार्टी के अंदर ये शामिल हुए, फिर ये इकोनॉमिक्स की डिग्री लेकर के आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे इन्हें एंटी करप्शन फाउंडेशन की स्थापना के लिए रिकॉग्नाइज किया जाना शुरू हुआ, और जब वो इस तरह के काम करने लगे तो पुतिन के विरोध में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। ये 2013 में मॉस्को में मेयर का चुनाव लड़े, 27% वोट इन्हें मिले, लेकिन इन्हें पहले ही 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी थी, तो ये चुनाव के अंदर किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, यानी कि रिजल्ट पक्ष में नहीं भी थे तो भी इन्हें कोई फर्क पड़ा नहीं। 2017-18 में पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कैंपेन चलाया, लेकिन इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, ये चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। फिर एक बार 2020 में 20 अगस्त को टॉम्स से मॉस्को जाते समय फ्लाइट से जब ये जा रहे थे तो इन्हें नोविचॉक नाम का एक जहर दे दिया गया था, जिससे ये वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। इनके साथ जो इनके करीबी थे वो इन्हें लेकर के वहीं से जर्मनी उड़े, और जर्मनी ले जाने पर पता चला कि इन्हें नोविचॉक नाम का जहर दिया गया है। जर्मनी में 5 महीने से ज्यादा इनका इलाज हुआ। ये इलाज कराकर वापस लौटे और स्वस्थ होकर के फिर से पुतिन के खिलाफ बीड़ा उठा लिए, लेकिन जैसे ही बीड़ा उठाए इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। 2021 से 23 तक फिर ये लगातार जेल में रहे और इनके ऊपर कई सारे मुकदमे चला दिए गए कि तुमने देश के खिलाफ दूसरे देशों के साथ मिलकर के साजिश रची है, तो पहले 9 साल की जेल इनको दी गई। अगस्त 2023 में इन्हें 19 साल की सजा सुनाई गई। मतलब एक प्रकार से इनको केवल इसलिए कि तुम दुनिया के देशों के साथ मिलकर के रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा रच रहे हो, तो इन्हें फिर से जेल में टिका दिया गया। और दिसंबर 2023 में इन्हें आर्कटिक सर्कल के ऊपर, यानी कि इतनी ठंड वाली जगह पर, पोलर वोल्फ के नाम से जो जेल है वहां पर इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद 16 फरवरी 2024 को उस जेल में संदिग्ध रूप से इनकी मौत हो गई। यानी कि 2020 से ये जेल, मतलब नोविचॉक से बचे जरूर थे, लेकिन 2024 में इन्हें उसी किसी जेल के अंदर, जिस जेल में थे वहां पर मार दिया गया। और उस समय जब इनकी मौत हुई उस समय कारण नेचुरल बताए गए। ये तमाम वो घटनाओं का ब्यौरा है, कैसे कैसे इन्होंने सबसे पहले मॉस्को के मेयर चुनाव में वापस से वोटिंग की मांग की थी,
कैसे इन्होंने मॉस्को के इलेक्शन में फ्रॉड आरोप लगाया था, इन्होंने कहा था कि फ्रॉड हुआ है। प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए क्या किया था, इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब तैयारी की तो इन्हें किस तरह से चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, फिर इनकी पॉइजनिंग की सारी सुर्खियां हैं। ये तमाम वो आप एविडेंस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि किस किस तरह से ये पूरे टाइमलाइन पर रहे। इन्हें मॉस्को में जैसे ही लौटे थे इलाज कराकर, तुरंत इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। 20 साल के लिए, 19 साल के लिए जेल की सजा थी और ये जेल में ही मृत पाए गए। सोचिए कि इस बीच में 2022 के अंदर रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो जाता है और उस युद्ध का भी ये जेल में रहते हुए विरोध करते हैं। यानी कि ये लोकतंत्र की एक आस बन करके रूस में लगातार विरोध प्रदर्शनों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन पुतिन इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। परिणाम क्या हुआ वो आपके सामने है। 19 साल की प्रिजन की सजा भुगतते भुगतते इनकी जेल में ही मौत हो जाती है। इनकी वाइफ जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय हैं राजनीति में, इनके विषयों को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाती रही हैं। ऐसे में इनको जब जेल में रखा गया था उस समय इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। उस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर पुरस्कार मिला था और उस ऑस्कर पुरस्कार को रिसीव करने इनकी पत्नी यूलिया स्टेज पर गई थी और उन्होंने यही कहा था कि दुनिया इस परेशानी को देखे और समझे कि लोकतंत्र के लिए कोई व्यक्ति कितनी कीमत चुका रहा है। फाइनली कीमत चुकाते चुकाते ये व्यक्ति जेल में मृत हो जाता है। इनकी मौत के बाद में इनकी मौत की यानी कि ऑब्वियसली डेड बॉडी इनकी पत्नी को दी गई होगी, शायद उसी से इनके पास कोई सैंपल निकल कर आए हों। अभी भी किसी को यह नहीं पता कि 2 साल तक, क्योंकि 16 फरवरी 2024 में इनकी जेल में मौत हुई है, उसके बाद में यह डेटा कि इन्हें जहर दिया गया, इसके लिए सैंपल की जरूरत पड़ी होगी। तो यूलिया ने सैंपल कहां से लिया, फिर ये सैंपल लेकर के कैसे इन्होंने उन देशों को भेजा, मतलब ये स्वीडन, नीदरलैंड, अमेरिका, ये जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन तक ये सैंपल कैसे पहुंचा। 2 इंडिपेंडेंट लैब्स में ये जांच बैठी और पता चला कि ये जो जहर दिया गया है ये मेंढक की त्वचा से निकलने वाला जहर है जिससे इनकी मौत हुई है। अलेक्सी नावल्नी की जब मौत हुई तो इस बारे में पूरी तरह से दुनिया में इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। खुद अमेरिका ने पुतिन को इसका जिम्मेदार ठहराया और उस समय भी एलेक्स नावल्नी के समर्थन में यूरोप के तमाम लीडर्स निकलकर आ गए थे। देखिए, तमाम बातें चाहे जो भी हो, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने देश के अंदर फेयर इलेक्शन के लिए या फिर ये वाली बात की विरोध प्रदर्शन के लिए जो मोर्चा उठाया था उसकी सजा उसने अपनी जान देकर चुकाई। अब कीमत जो है उसने जान देकर चुकाई। निश्चित ही वो कुछ तो ऐसा कह रहा था जिसको सुनने की जरूरत थी। यूरोपियन देशों ने उसे रूस में लोकतंत्र की एक ज्वाला के रूप में देखा, एक उम्मीद के रूप में देखा, लेकिन चूंकि उसकी मौत हो गई तो यूरोपियंस खुद भी कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से जिम्मेदार पाते हैं कि अगर हम उसको लौटाते नहीं तो शायद वो बच सकता था। लेकिन हाँ, आजीवन जेल की सजा की तरह ही उन्होंने जेल को मतलब अपनाया था और वहीं पर उनकी मौत होना ये अपने आप में एक रहस्यमयी घटना बनकर के निकल कर आई थी। जब जानकारी निकल कर आई कि ये जहर, इनको पॉइजन जो दिया गया है ये मेंढक की त्वचा से निकलता है, तो इसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू हुआ। नेशनल ज्योग्राफी चैनल के अनुसार दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला ये मेंढक कई प्रकार के कलर्स में पाया जाता है, चमकीले कलर्स में पाया जाता है और ये कलर्स दूसरे जीवों को यह बताने के लिए होता है कि मेरा भक्षण मत कर लेना, अदरवाइज आप मर जाओगे। इसका जहर इतना हैवी होता है कि एक बार में ही लगभग 10 लोगों की जान ले सकता है। इससे निकलने वाले जहर को लैब में भी बनाया जा सकता है। इसीलिए यूरोपियन देशों का आरोप है कि उनके पास मोटिव था, पुतिन के पास मोटिव था कि वो इस जहर का इस्तेमाल क्यों करें। उनके पास पूरी दिशा थी कि इसका इस्तेमाल करके वो नावल्नी को मार सकते हैं। इस जहर के ये मेंढक के बारे में कहा जाता है कि बहुत छोटा मेंढक है, 1 से 6 सेंटीमीटर तक का ही इसका आकार है और इसका इस्तेमाल खासकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, मतलब जहां पर बहुत सारे विषैले जीव हैं, ये अपने जहर का इस्तेमाल खुद की सुरक्षा के लिए करता है। लेकिन अब इसका उपयोग जहरों के रूप में दुनिया के अंदर लोगों को बदला लेने के लिए या फिर अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि मॉर्फिन से लगभग 200 गुना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है यह जहर, जो इस्तेमाल के तुरंत बाद ही व्यक्ति को लकवाग्रस्त कर देता है। इससे सबसे पहले नर्वस सिस्टम चोक करता है और उसके बाद में उसके जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं मस्तिष्क के अंदर वो पूरी तरह बंद हो जाते हैं, मांसपेशियों में झटका आने लगता है। जहर की मात्रा ज्यादा होती है तो लगभग 10 से 20 मिनट के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब सवाल बनता है कि पुतिन को यह सब करने की जरूरत क्या है। सबसे पहली जरूरत तो यह कि पुतिन ऑलरेडी सत्ता में 26 साल से हैं। वर्ष 2000 से ही आप लगातार सत्ता में हैं, 26 साल उनकी सत्ता में हो चुके हैं। इतनी लंबी सत्ता किसी देश में किसी की भी अगर हो
तो उसे तानाशाही कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता जिसमें पुतिन को विरोधी ना देखने पड़े। पुतिन खुद एक लंबे समय से ऐसे दौर में है जो युद्ध का दौर है, चाहे क्रीमिया पर हमला करना रहा हो या रशिया यूक्रेन युद्ध रहा हो। कैसे संभव है कि चाइना की तरह जैसे वन पार्टी सिस्टम है, ऐसे पुतिन को विरोधी नजर ही नहीं आते। रूस जैसे देश में लोगों के पास दिमाग तो है, लेकिन अभिव्यक्ति के नाम पर उन्हें कोई दूसरी पार्टी नजर ही नहीं आती। अपोजिशन की कभी आप चर्चा ही नहीं सुनते। जब भी सुनते हैं इलेक्शन में पुतिन को लगभग 70% 80% वोट वन साइडेड प्रकार से मिलते हुए सुनाई देते हैं। यह सवाल खड़ा करते हैं कि कहां अपोजिशन रूस के अंदर, क्या कोई भी व्यक्ति रूस में पुतिन के खिलाफ किसी भी प्रकार का विचार नहीं रखता होगा। वेस्टर्न वर्ल्ड का मानना है कि यह अमेरिका जैसे देशों का मानना है कि पुतिन अपने पूरे के पूरे इलेक्शन को रिज करते हैं, क्योंकि पुतिन रूस के सबसे ताकतवर व्यक्ति तो हैं ही हैं। ये लगातार टाइम्स की और फोर्ब्स की उन लिस्ट में शामिल रह चुके हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग कहे जाते हैं। टाइम्स ने वर्ष 2013 से 16 तक इन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बताया। लगातार कई बार इन्हें सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। आज रूस जो तकनीकी में इतना उच्च है, उसके सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति भी पुतिन ही हैं। पुतिन की बेटियों को रूस की सबसे ज्यादा पावरफुल और पैसे वाली लड़कियों के रूप में जाना जाता है। तो कुल मिलाकर पुतिन जो कभी केजीबी एजेंट थे, वो लगातार सत्ता में अगर बने हुए हैं तो सत्ता में उन्हें जो भी चैलेंज नजर आएगा संभवतः उसका हश्र ये होता हो। इसलिए ये एक नया रीजन है, मतलब कि ये वो कारण है कि भाई ऐसा वो क्यों कर सकते हैं। तो इसके पीछे का ये कारण निकल कर आता है। 26 साल से पुतिन ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति कार्यकाल में भी परिवर्तन करा दिया। पहले 8 साल तक ही कोई राष्ट्रपति रह सकता था। इनका जब कार्यकाल पूरा हुआ तो ये प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार संभालकर काम करना शुरू किए। 2000 से लेकर के 2008 तक आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे। फिर चूंकि ये लगातार सत्ता में नहीं रह सकते थे तो फिर प्रधानमंत्री का पद बनाए और अपने ही करीबी मेदवेदेव को रूस का राष्ट्रपति बनाए, क्योंकि रूस का राष्ट्रपति का पद बहुत ताकतवर होता है। उसके बाद में 12 के बाद से खुद का कार्यकाल 6-6 साल का करवा लिए कि राष्ट्रपति 6-6 साल के लिए रह सकेगा और 2 टर्म के लिए नहीं, कितने भी टर्म के लिए रह सकेगा। तो कुल मिलाकर अब इनके पास में 2-2 साल के हिसाब से भी अगर चलते हैं तो 12 के हिसाब से अभी इनके पास 26 तक का समय तो वैसे ही चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि 36 तक तो ये अभी भी सत्ता में बने रह सकते हैं। तो 5 बार राष्ट्रपति बन चुके पुतिन लगातार सत्ता को चलाए जा रहे हैं और इनके नाम पर जो अपोजिशन है उनको कभी भी, मतलब अपोजिशन के नाम पर जो लोग खड़े होते हैं, कहते हैं कि वो भी एक तरह से पुतिन के द्वारा ही खड़े हुए लोग होते हैं। तो पुतिन की इतनी ज्यादा लोकप्रियता दिखाई जो जाती है वो रियल में होती नहीं है। और पुतिन की जो सत्ता है वो पूरी तरह से अपने फेवर के लोगों की है और वो अपने ही चारों तरफ अपने ही लोगों को बिठा करके सत्ता को चलाए आ रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो रूस के पॉलिटिकल सिस्टम की, तो इनके यहाँ फेडरल असेंबली होती है। जैसे भारत के अंदर 2 हिस्से हैं, ऐसे इनके यहाँ पर भी ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ फेडरेशन कहा जाता है और निचले सदन को ड्यूमा कहा जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति का पद सबसे पावरफुल पद के रूप में कंसीडर किया जाता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। तो सबसे पहला आरोप जो पुतिन पर लगता है कि इन्होंने नवल्नी को जहर देके मारा होगा, ऐसा आरोप इन पर बहुत लोगों को जहर देके मारने का लगा है। वर्ष 2006 में इंग्लैंड के अंदर सेलिसबरी शहर के अंदर एक रूसी एजेंट को नोविचोक एजेंट से हमला, मतलब नर्व एजेंट से हमला किया गया था। वही नोविचोक जो नवल्नी को दिया गया। मतलब इनके ऊपर पहले भी आरोप रहे हैं कि ये अपने विरोधियों को दुनिया में भी जहर देकर मरवाते रहे हैं। ऐसे ही 2006 में रूसी एजेंट अलेक्जेंडर लिटविंको को इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम 210 दिलवाकर मरवा दिया था। एक पूरी फहरिस्त है जिसमें इन्होंने अपने विरोधियों को जहर देकर के मरवाया। 2006, 2009, 2015, 17, 9, 13, जहां पर इन्होंने अपने विरोधियों को दुनिया भर में किसी ना किसी तरीके से, चाहे जहर देकर के या एक्सीडेंट से, अगर वो पुतिन के विरोधी थे और दुनिया में कहीं भी थे तो पुतिन ने उन्हें खत्म करवा दिया। ऐसे में नवल्नी लगातार उनकी आंखों में चुभ रहे थे। तो इसका मतलब पुतिन के पास एक मोटिव जरूर था कि वो नवल्नी को क्यों खत्म करें। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या इस विषय के बाहर आने के बाद रूस इस पर कुछ प्रतिक्रिया देगा। प्रतिक्रिया शुरुआती आई जो ये थी कि वो इस बात को नहीं मानता, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड इसके कोई एविडेंस और डिटेल जांच रिपोर्ट पेश करेगा तो हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन जैसा सब जानते हैं कि पुतिन के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की स्थिति में ना तो यूरोप है
और अगर बात करी जाए अमेरिका की, तो अमेरिका तो पूरी तरह से इसमें बाहर हो गया है। उसने कहा कि मैं इस विषय पर कुछ भी नहीं कमेंट्री करूंगा। तो वर्ल्ड लीडर्स में अमेरिका किनारा कर चुका है कि वो इस पूरी घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। और जो वैश्विक लीडर्स हैं, यूरोप के जो लीडर्स हैं, वो अपनी तरफ से केमिकल कन्वेंशन तोड़ने के नाम पर पुतिन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या होगा। बाकी आप लोग इस विषय को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी पाठशाला पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, अगर आप उन्हें चाहें तो आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।